चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ी सी साउंड बढ़ाओ। कल हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेके 35। कौन से भाग में है ये? 3 में। 12, 13, 33, 34, 35 का डायरेक्ट संबंध आम आदमी से उतना नहीं है जितना कि बीच वाले आर्टिकल्स का। हमने बीच वाले पढ़ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले बात की थी हमने समानता की, और समानता में आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत। बीच में ये बातचीत किसी को नहीं करनी, सबका फोकस अब बोर्ड पे हो। अपनी बीच की बातचीत बंद कर दो अब सब लोग, लड़कियां भी और लड़के भी। 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का, 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरी में, जिसमें आरक्षण भी इसी का पार्ट है क्योंकि बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण देना कंपलसरी था। 15 कहता है आपकी जाति पाति धर्म जेंडर निवास स्थान कहीं रहा हो, आपके साथ कोई भी बायस्ड नहीं होगा। 14 कहता है कानून के सामने आप सब बराबर हैं। इसके बाद अगला स्टार्ट होता है स्वतंत्रता का। आपको आज़ादी दी गई है, यह है 19 से स्टार्ट करके 19 A B C D E F G। अब F यहाँ नहीं है, अब F गया पीछे, कहाँ चला गया? भाग 12 में। भाग 12 300 A में ये कहता है जो मन में आए रोजगार करो, जिसको रेहड़ी लगानी है रेहड़ी लगाओ, नौकरी करनी है सरकारी प्राइवेट जो मन करे करो, कोई भी ऐसा काम धंधा जो तुम्हें जीविका दे सके अपनी मर्जी से कर लो, रोजगार की आज़ादी। ई कहता है जहां मन करे रेजिडेंस बनाओ, हरियाणा में, सोनीपत में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, जहां मन करे। डी कहता है आपको आवाजाही में आज़ादी है। सी कहता है आपको संघ समूह संगठन बनाने की आज़ादी। बी कहता है बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्वक ढंग से कहीं भी इकट्ठे हो, सरकार का विरोध करो, मना नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक। ए कहता है आपको प्रेस में अपने विचार लिखवाने हैं, आपको झंडा फहराना है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। कब मिला आरटीआई? डेट पूछी थी इस बार एसआई में 15 जून 2015। मैं तुम्हें ध्यान से सुनना, कुछ बताने जा रही हूँ, ये गलत है। 15 जून को सबको नहीं मिला था अधिकार, लिमिटेड अधिकार दिया था। असली अधिकार हम सबको मिला था 12 अक्टूबर 2000, ये 15 लिख दिया, 5 है ये, 2005 को। जब मैंने शायद कल बताया था आरटीआई में राष्ट्रपति आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, बताया था ये, तो वो 7 तक रहे थे। ये देखो इस दिन सब लोगों के लिए हर राज्य में पूरे देश में आरटीआई एक्ट लागू हो गया। जून के बाद 2-3 महीने और दिए थे, 100 दिन प्लस दिए थे कि काम संभालना भी तो पड़ेगा। सरकार को कह दिया था 15 जून से आप एक्टिव हो जाओ, लेकिन आम जनता को आरटीआई लगाने का मौका 12 अक्टूबर के बाद मिला है। अब पेपर में उन्होंने अक्टूबर अगर नहीं दिया तो कॉमन सेंस यूज करनी है, किसके साथ टिक करना है? हाँ, ये 15 जून 2005। अगर ये नहीं मिलता ना एग्जैक्टली पूरे देश में, तो क्या डेट ठीक रहेगी? 12 अक्टूबर। दोनों मिले तो 12 टिक करना, ना मिले तो 15 जून। ठीक है, आरटीआई का अगला एक टॉपिक भी आएगा तब और डिटेल से देखेंगे। इस 18 में उपाधियां, 17 में अस्पृश्यता, 16 में लोक नियोजन, 15 में जन्म स्थान लिंग और इसके भेदभाव को खत्म। ये बराबरी की बात थी विधि के सामने। 19 के हमने सारे देखे। 20 याद है, जब कोई अपराध कर देता है तो अपराध की क्या करना पड़ेगा? दोष को सिद्ध। दोष सिद्ध ना होने तक क्या सजा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल 20 ये अपराध होने के बाद का था। 21 कभी समाप्त नहीं होता। ये कैसी आजादी की बात करता था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई आपको बेड़ियों में नहीं जकड़ेगा, फ्री हैं, ये कभी छीना नहीं जाएगा, ये आपकी गारंटी है जिंदा रहने की। यानी हर आदमी के जीवन का संरक्षण है। तो जीवन का अधिकार पूछ लें, जीवन के संरक्षण का अधिकार पूछ लें, या ऐसा अधिकार जो किसी कंडीशन में छीना नहीं जाएगा, ना सस्पेंड होगा ना खत्म। तो आर्टिकल 21 में लिखा है जीवन का संरक्षण। अच्छे जीवन के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। इसलिए शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस आर्टिकल में लिख दिया? 21A। ये तुम्हारे लिए भी है क्या? नहीं, ये सिर्फ 6 से 14 साल, पहली से लेके 8वीं। कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी या एलिमेंट्री? ये एलिमेंट्री एजुकेशन। एक्ट कब आया आरटीई का? 2009। लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। पेपर की भाषा देख के टिक करना, वहां कहीं आधे 1 अप्रैल टिक कराएं। अधिनियम पूछे तो आंसर हमेशा 2009 होगा, और पूछे एग्जीक्यूशन में कब आया? 2010 में। इतना पढ़ लिया था। 22 भी पढ़ लिया था। 22 कहता है अपराध हुआ नहीं है, सिर्फ अपराध का पुलिस को बड़े लेवल पे शक है और उसके पास सबूत है कि कोई बहुत बड़ा गड़बड़ देश में करने जा रहे हैं, खासकर आतंकवादी टाइप के लोग, तो शक की बिना पर उनको पकड़ सकते हैं। पर 3 कंडीशन बताई थी, कारण बताना पड़ेगा, मर्जी का वकील, और जितना आवाजाही का टाइम है डिडक्ट करके, कितने घंटे के अंदर पेशी? 24 घंटे। ये अपराध से पहले का, 20 अपराध के बाद का। 23 और 24 ये दोनों शोषण से बचाते हैं। कोई भी बलात्, श्रम, जबरदस्ती, कामकाज, बंधुआ मजदूरी आपसे नहीं कराएगा। कहाँ लिखा है ऐसा? 23 में। 24 गारंटी देता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखानों, खदानों, खतरनाक काम पे, चाइल्ड लेबर में नहीं लगाना। इसके बाद 25 से 28 तक कल मैंने बताए थे, 25, 26, 27, 28 आपके धर्म की आजादी है। ये कहता है जिसका जो मन करे धर्म अपनाओ, अपने धर्म की चीजों को, पगड़ी पहननी है आपको, कृपाण धारण करनी है आपको, केश बढ़ाने हैं या कोई संथारा सन लिखना, हर आदमी को अपने धर्म को फॉलो करने का फंडामेंटल राइट है। 26 कहता है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आप उसको मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनवाइए, लेकिन जनता को दुखी मत करना। तीसरा कहता है जनता से आप क्या नहीं ले सकते? टैक्स। बढ़ाओ अपने काम, कोई दान देना चाहे 1000 बार दे, आप टैक्स नहीं थोपेंगे कि ये वाला कर दो। और 28 कहता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी को भी जबरदस्ती इस तरह का कोई गीत कि भाई राम की भक्ति करो या अल्लाह की भक्ति करो, ये नहीं करवा सकते आप। ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मना कर देगा बच्चा कि मैं इस यज्ञ में नहीं बैठूंगा, तो आप जबरदस्ती उसको नहीं बैठा सकते।
लेकिन दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, तमिलनाडु और यूपी। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान गाना और तमिलनाडु में वंदे मातरम गाना। ये हाई कोर्ट्स ने कहा ये धर्म के गीत नहीं है, ये देश के लिए हैं, और आप अगर देश में रहते हैं तो आप किसी भी धर्म के हैं, आपको इस देश का रिगार्ड, इस देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब पे लागू नहीं होती थी ये वाली बात। बाकी कहीं भी जबरदस्ती आपसे कोई जय हनुमान या हनुमान अष्टक या अल्लाह अकबर नहीं बुलवा सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इतने तक पढ़ लिए थे, समझ में आ गए थे सबको ये? हाँ, इसके आगे देखो, आर्टिकल 29 और 30 ध्यान से सुनना, ये स्पेशल हैं अल्पसंख्यक। कौन होते हैं अल्पसंख्यक? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है आपके देश में? हिंदुओं को छोड़ दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। किसने एक्सप्लेन की ये बात? सुप्रीम कोर्ट ने। ये पेपर में आता है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा कौन माइनॉरिटी, सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द आया, इसको एक्सप्लेन करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके 6 धर्म के लोगों को कह दिया इनकी संख्या पूरे देश में कम है, इसलिए ये माइनॉरिटी है। सिर्फ हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब आपके देश में क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी। तो इन लोगों के हकों के लिए 2 आर्टिकल स्पेशल डिजाइन किए गए। 29 कहता है कोई भी माइनॉरिटी अगर चाहे, इनकी अपनी लिपि है, इनकी अपनी भाषा है, इनकी अपनी जितनी चीजें हैं, उन सबको ये कैरी ऑन करें, इनको खत्म आप नहीं करेंगे। जैसे बहुत पहले ना पोलैंड के ऊपर ब्रिटेन ने जब कब्जा करने की कोशिश की, तो रशिया ने, ब्रिटेन ही रशिया ने, तो उन्होंने पोलैंड को कह दिया कि तुम अपनी भाषा नहीं बोलोगे। पॉलिश भाषा थी वहाँ, अपनी भाषा में कोई कामकाज नहीं होगा, हमारे देश की भाषा में तुम्हारी किताब छपेंगी, जैसे हमारी अंग्रेजी में छपती हैं। ऐसे पोलिश जो लैंग्वेज थी इसको खत्म करने की कोशिश की गई, इनकी सारी बुक्स जो थी ना रशियन लैंग्वेज में छाप दी। आपके देश में ऐसा नहीं हो सकता, आपकी छपती हैं किताबें, हिंदी भी चल रहा है, इंग्लिश भी छप रहा है, बहुत सारे स्कूल स्पेनिश सिखा रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं, जर्मन, पता होगा ना बात आपको, आजकल स्कूलों में विदेशी भाषाओं का चलन बढ़ गया। ये सब चल सकता है, कोई मना नहीं करेगा। अल्पसंख्यक में विदेशी नहीं आते, लेकिन आपके खुद के अल्पसंख्यक भी अगर चाहें अपनी लिपि भाषा को आगे बढ़ाना, तो फंडामेंटल राइट कहता है वो अपने स्कूल खोले। और स्कूल खोलने के लिए आर्टिकल 30 में एक एग्जांपल याद रख लेना, मदरसे। मदरसे सबको पता है, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे मदरसों में जाते हैं, और मदरसे में कोई मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाता, यहाँ पढ़ाई जाती है इनकी कुरान, हदीस और इस तरह की चीज़ें जो इनके धर्म की शिक्षा देती हैं। और अगर कोई अपने धर्म के लिए किसी भी स्कूल कॉलेज में जाना चाहता है, संगठन संस्थान में, तो वो जा सकता है। ये स्पेशल किसके लिए कही गई बात? अल्पसंख्यक। तो भारत में मदरसे खोलने का क्या मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में? 30 में। ये पूछ लेते हैं मदरसे खोलना क्या मौलिक है, तो आपको पता ही नहीं, कहते नहीं ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 30 स्पेशल माइनॉरिटीज को हेल्प करता है कि आप अपनी लिपि, भाषा, अपना पहनावा, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति और अपने स्कूल कॉलेज को अपने हिसाब से चलाएं, कोई मना नहीं करेगा। तो आपने आर्टिकल 30 में मदरसे टाइप की चीजें, 29 में लिपि, भाषा, पहनावे की चीजें। इसके बाद लास्ट आ गया आर्टिकल 31। 31 आर्टिकल अब नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है ना, पहले था। इस पे फोकस करना थोड़ा सा, ये टफ है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। 1950 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो ये फंडामेंटल राइट था। राइट्स कितने हुआ करते थे? 7। इंदिरा गांधी के टाइम के बाद एक चेंज आया मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में। 77 में इलेक्शन हुए थे ना, गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई आपके मुखिया बने थे। 78 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया अब के बाद संपत्ति का अधिकार भाग 12 में चला जाएगा, आर्टिकल 300A में। उठना कहां से था ये भाग? 3 से। किस आर्टिकल को रिप्लेस करना था? 31। इसमें लिखा था कि किसी के घर में सिर्फ पैदा होने भर से कोई भी लड़का अपने पिता की संपत्ति का वारिस बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। इसका मिसयूज बहुत लड़कों ने किया और अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में घर से निकाल दिया, परेशान किया। तो कानून में ये प्रावधान फील किया गया, करना चाहिए, और तब से लेकर आज तक आर्टिकल 300A कहता है आपके पिता की संपत्ति के आप मालिक नहीं हैं। आपके पिता आपकी अपनी मर्जी से आपको संपत्ति दें, 1000 बार दें। जिस दिन उन्होंने अखबार में 4 लाइन लिखवा दी कि मेरा बेटा मेरे कहे से बाहर है, इसका मेरी चल अचल संपत्ति से कोई लेन देन नहीं है, तो आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका राइट है आर्टिकल 300A में। ये कानूनी अधिकार है, ये लीगल राइट है, ना कि ये फंडामेंटल राइट है। इसी से जुड़ी एक बात और सुनो, आपके देश में इस सबसे पहले 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी देश में? इमरजेंसी। जानते हो इमरजेंसी में बहुत लोगों की प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी। वो तुम और मैं, हम आम लोग नहीं थे, वो थे राजशाही परिवार के लोग। जब आपका देश आजाद हुआ तो 565 देशी रियासतें थी, ये मैंने बताया होगा आप लोगों को। इनमें से 13 कहां चली गई? पाकिस्तान। बच गई 552। इनमें से 549 तो आपके फेवर में थी, 3 ही गड़बड़ कर रही थी, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। फाइनली पटेल जैसे बड़े लीडर्स की समझदारी से 552 आपके पास थी। लेकिन ये सब इतनी बेवकूफ नहीं थी कि चुपचाप आ जाती। इन सबको बड़ा लालच दिया गया और एक शब्द है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स, इसका मतलब होता है जब आप किसी के हक पे, कोई देश किसी बड़े राजा के हक पे अपना हक जमाए, लेकिन बदले में उसको एक मोटी रकम दी जाए। हर साल एक बहुत बड़ा, इसको नजराना मान लो पुराने टाइम का, जैसे मान लीजिए एक रियासत को 1 करोड़ रुपए देंगे जब तक वो रियासत चलेगी, ऐसा कहा गया 1948 से 50 के बीच में, जब इन सबको भारत बनाया जा रहा था। क्योंकि इनको तो आजादी थी ना, भारत बने ना बने, तो ये 1 करोड़ हर साल मिलेगा। इस लालच में सबको लगा कि यार अपना क्या चलेगा, नहीं चलेगा, पता नहीं काम धंधा क्या होगा, इससे बढ़िया हम सरकार का हिस्सा बन जाए, हर साल कितने करोड़ मिल जाएंगे? 1 करोड़। ये मैंने वैसे ही बताया, मुझे नहीं पता कितने करोड़ था, वो अलग अलग थी हर रियासत की, सिर्फ एक तुम्हें समझाने के लिए। अब 1 करोड़ देते रहे, 50 से आप लगा लो 51, 52, 53, इतनी ढेरों रियासतों को इतने रुपए अगर देने पड़ेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। ये सारा सरकार का खजाना आप और मैं ही तो भरते हैं। हम क्या पे करते हैं? टैक्स। और इस टैक्स से सरकार के पास संचित निधि आती है, कंसोलिडेटेड फंड, उससे वो खर्चे करती है। अब ये कुछ साल तो निभाए। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई ना, इमरजेंसी में पता था कोई कुछ बोल नहीं सकता, सब कुछ बंद था, हर चीज बंद थी, कोई टीवी नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई अखबार नहीं। तो इंदिरा गांधी ने उस दौर में बड़े बड़े सब सरकारी घरानों पर IB की, CID की, इंटेलिजेंस की और टैक्स की, इन सबकी रेड डलवाई थी, बहुत बड़े लेवल पर रेड। और उस टाइम पे रेड में इनके पूरे खजाने ऐंठ लिए थे। कहते हैं ट्रक भर भर के सोने के जो राजशाही मुकुट और इनके खानदानी
पानी, क्योंकि ये सब राजाओं के परिवार थे, इनके पास सारे पुश्तैनी चीजें थी, वो सब भर भर के यहाँ से निकाला गया, क्योंकि ना तो टीवी था ना अखबार था, खबर किसी को पता नहीं चली। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल दिया और उन्होंने अपने टाइम में एक अमेंडमेंट किया, 26वां संविधान संशोधन, और जिसमें लिख दिया अब के बाद इन प्रीवी पर्स लेने वाले जितने ये देशी रियासतें हैं, इनको आजादी के बाद बहुत साल बीत गए और देश के लोगों के टैक्स के पैसे को अब इनको आगे नहीं दिया जाएगा, इनका प्रीवी पर्स खत्म करते हैं। यानी जो कितने सालों से इनको रियायत मिली हुई थी सिर्फ इसलिए बिना एक भी काम किए कि आप भारत में शामिल हो गए, आप 1 करोड़ रुपए ले लो, तो ऐसा कितने साल देंगे और किसके पैसे से देंगे? पैसा तो हमारा था। फाइनली इसको खत्म कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से किया ये? अब तुम सोचो, ये जो राज महाराजा टाइप के लोग थे शांति से बैठेंगे क्या? इनके 1 करोड़ रुपए सालाना फ्री के आने वाले, इन्होंने केस कर दिया सरकार के ऊपर, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला और फाइनली एक लंबी जद्दोजहद के बाद कहा गया कि भाई देखो, अब जो पैसा आ रहा है ना वो जनता अपनी मेहनत से कमा के दे रही है टैक्स के रूप में। पहले था अंग्रेजों का राज, तब अलग बात थी। आज सारी जनता जो टैक्स देती है उससे हमें सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, पावर प्लांट लगाने हैं, हाइड्रो पावर प्लांट लगाने हैं, थर्मल प्लांट लगाने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं। तो अगर वो सारा पैसा आपको देते रहेंगे तो देश का उद्धार कैसे होगा? और फाइनली इसके ऊपर क्रॉस कर दिया गया। 1975 के बाद ये घटना घटी थी। कौन सा अमेंडमेंट था ये? काम पहले से, कोशिश पहले से थी, इंदिरा गांधी ने करवाया था ये, तो ठीक है, इसके बाद इनको पैसा वैसा देना नहीं पड़ा। आर्टिकल 31 इससे जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे 21 और 32 ये दोनों कभी भूलने नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 कहता है अगर कोई आपके 12 से लेके, हमने मेन जो पढ़े अगर वो देखें तो 14 से लेके और 30 पढ़े, 31 तो है ही नहीं आपके पास, हट गया, इनमें से कोई आपका एक भी अधिकार छीने तो आप सीधे कोर्ट का रास्ता पकड़ो, सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है तो हाई कोर्ट चले जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। मान लीजिए कर्नाटक के एक आदमी का किसी ने मौलिक अधिकार छीन लिया, वो धर्म पे उसको बांध रहे हैं, तो कहेगा भाई मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो बहुत दूर पड़ेगा। उसको कहा गया आप दिल्ली ना जाएं, आपके आसपास जो हाई कोर्ट है वहां चले जाइए। हाई कोर्ट आपको पता होगा पूरे देश में 25 हैं, और कितने राज्य हैं? 28, और कितने 8 यूटी हैं। इन सबके पास आसपास मिलना ही मिलना है हाई कोर्ट। लगभग राज्यों में जो बड़े राज्य हैं सबके अपने पर्सनल हाई कोर्ट हैं, और किसी का साझे का है ना तो वो इतनी पास है कि जाना आना एक दिन का काम है। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, हरियाणा से चंडीगढ़ जाना भी एक ही दिन का काम है, पंजाब से चंडीगढ़ आना भी, ऐसे ही गोवा का, बंबई का, दमनदीव का, दादर नागर का, बहुत आसपास है, आदमी एक दिन में ट्रेवल कर सकता है। तो हाई कोर्ट कुछ साझे के हैं, बाकी सबके अपने अपने लगभग के हैं। अगर आपको पास हाई कोर्ट पड़ता है, हाई कोर्ट में अर्जी लगा दो, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 226 के तहत चले जाना, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 32 के तहत। दोनों काम एक ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन ये तुम तब जाओगे जब तुम्हारे कौन से अधिकार छीने जाएं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स तुम्हें पता होंगे तभी तुम्हें ये पता होगा कि ये छीने जा रहे हैं। जैसे आर्टिकल 21 है, 25 है, 28 है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज हर एक इंडियन को होनी चाहिए। इतने तक समझ में आ गया? हमने 32 तक पढ़ लिया, पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर 33, 34, 35 को आगे करेंगे। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने ढेरों अमेंडमेंट, वैसे 71 से चल रहा था इस पे काम, जो ये 26वां संशोधन था ना, इस पे 71 से काम कर रही थी इंदिरा गांधी। ढेरों अमेंडमेंट लाई थी अपने 1900, कब बनी थी इंदिरा? 66, तब ज्यादा अमेंडमेंट नहीं किए। दूसरा टेन्योर आया 71 इससे, और इंदिरा रही थी 77। ये बहुत सारे चेंजेस इंदिरा ने किए, और लोगों ने ये तक कहा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अपना खुद का संविधान लिख के बैठ गई थी। क्या नाम दिया था लोगों ने? लघु संविधान। आप ये देखो, जब ये राजपाट संभाल रही थी तब 20 भी नहीं थे टोटल, और इसके रहते रहते इसने कितने अमेंडमेंट कर दिए, ढेरों अमेंडमेंट इनके टाइम में। अगर देखा जाए ना, आज तक देश में 130 बार अमेंडमेंट किए हैं, लगभग 80+ अमेंडमेंट कांग्रेस राज में हुए, क्योंकि बीजेपी तो आई बहुत कम है, जनता पार्टी भी छुटपुट टाइम के लिए आई, तो ज्यादातर अमेंडमेंट कांग्रेस राज में। और कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किसने किए हैं? इंदिरा गांधी ने। देखो इसमें किस पेज तक हमने पढ़ लिया था? 64 तक। ठीक है, पेज 64 पर आ जाओ। कल लास्ट शायद ये स्कूल टैक्स और प्रबंधन वाला टॉपिक हुआ था ना? ठीक है, पेज 64 पे आ जाएं। 5th पॉइंट लिखा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगर यहाँ एजुकेशनल राइट है तो 21A में क्या है? ये कह रहे हैं 29 और 30 में भी एजुकेशनल है, और अभी हम पढ़ के आए 21A भी। क्या अंतर है इनमें? ये सिर्फ एक लिमिटेड ग्रुप के लिए था, ये किसके लिए था? 6 से 14। ये किन लोगों के लिए है? हाँ, ये डिफरेंस है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये याद नहीं रहेगी, इसको टिक कर लो। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30, यहाँ लिख लो। लिखो अल्पसंख्यकों का अधिकार, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। सबको नहीं मिल सकते 29-30। अब तुम हिंदू हो और तुमको हमें भी ये 29-30 मिले, नहीं मिलेंगे, ये स्पेशल हैं अल्पसंख्यकों के। पहला पॉइंट पढ़ो, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अंडरलाइन कर लो। 29 माइनॉरिटी, इसके राइट्स को रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट करना अल्पसंख्यक, अच्छा 30वां भी टिक कर लो, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। 30 यहाँ लिख लो मदरसे, ताकि तुम्हें याद रह जाए। मदरसे बनाना लीगली गलत नहीं है, उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। आगे पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, तो किसने बताया हमें? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ लिख लो इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। किसको कहते हैं अल्पसंख्यक आपके देश में? हिंदुओं को छोड़ दो, बाकी सब अल्पसंख्यक। यहाँ शॉर्ट में लिख लो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 कम्युनिटी आपकी माइनॉरिटी हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर किसी एरिया में
मुसलमान बाहुल्य हों, मान लो ये सारे मुस्लिम हैं और ये हिंदू, तो क्या हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो टोटल पॉपुलेशन मापी जाती है, इस एरिया की नहीं, भारत की। यहाँ ये माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में, लेकिन फिर भी किस चीज़ का सुख उठाएंगे? माइनॉरिटी का। चाहे ये मान लीजिए 5 करोड़ है और ये 1 करोड़, तब भी माइनॉरिटी कौन कहलाएंगे? मुसलमान। क्यों? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में से कंसीडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एरिया विशेष के ऊपर माइनॉरिटी नहीं बना रखी। ये अंडरलाइन कर लो आगे, तो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। 31 कहाँ गया? प्रॉपर्टी ए चला गया 300 ए में, किस भाग में? 12। तो 3 से 2 आर्टिकल हटे हैं, एक तो 19F हटा था, छोटा पार्ट, और एक आर्टिकल 31। ये पॉइंट पढ़ो, 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार क्या होता है? उपचार मतलब कोई बीमार हो गया, अब वो ठीक होने के लिए क्या लेगा? उपचार ना। किसी को चोट लग गई, मान लो चोट ज्यादा है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर देखेगा, चोट पे मरहम पट्टी करेगा। उपचार करने का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं उस काम के लिए, रेमेडीज। अब मान लो कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में गया, जी मेरे मौलिक अधिकार छीन लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कोई रेमेडी है इसके पास? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को 5 तरीके बताए और हाई कोर्ट को 6। सुप्रीम कोर्ट को 5 तरीके बताए किस तरह आप लोगों की केयर करेंगे अगर कोई उनके मौलिक अधिकार छीने। इन 5 के ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं और लगभग लोगों को पता नहीं होते। इन 5 तरीकों को बोला जाता है रिट्स। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, रिट्स हैं ये, राइट्स नहीं, राइट्स को बचाने के लिए रिट्स हैं। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको पकड़ लें उसको सामने लाया जाए, प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इसके बाद सेकंड है परम आदेश, हिंदी में बन गया परमादेश, इंग्लिश में इसी का मतलब है मैंडमस। इसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, किसी को काम से रोकना। इसके बाद है आपका, हाँ बल्कि इसके बाद ना क्यू वारंटो लिखना चाहिए, चलो यहाँ लिख देती हूँ। ये है अधिकार पृच्छा, क्योंकि एक जैसे हैं वो, कोई बात नहीं, अधिकार पृच्छा, इसे कहते हैं क्यू वारंटो। इसके बाद 5वां है, क्या बच गया? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्शरी। अब इनको ध्यान से सुन और समझ लेना। पेपर में क्या आएगा, कोई भी परिभाषा देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सी है, या कहेंगे मैंडमस का इनमें से कौन सा सही उदाहरण है, तो आपको समझने पड़ेंगे, तब आप टिक कर पाओगे। पहले का नाम देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको पुलिस पकड़ लेती है ना, पुलिस उसको पकड़ के और अपने जहां बंद कर लेते, कहते इसको बंदी बना लिया गया। तो जो पुलिस ने पकड़ लिया, गलत पकड़ा गया, उसको लगता है मैंने तो क्राइम किया ही नहीं, ना मेरा कोई रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व, ना मैं, मुझे गलती से पकड़ लिया पुलिस ने और मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं कोर्ट में इस बात को रखूं। तो जिसको पकड़ा, या तो वो खुद या उसका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल देगा कि जी मेरे दोस्त को बिना बात पकड़ लिया और इसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी कराई जाए, इसने कुछ किया ही नहीं है। वैसे तो तुम जानते हो ना, कानून कहता है कि पकड़ने वाले को 24 घंटे के अंदर पेश कराना होता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर बहुत ही बड़ा ऐसा कोई बहुत संगीन जुर्म लगा दिया जाए और उसको लगे कि मेरा तो कोई दूर दूर से वास्ता भी नहीं है और पुलिस उठा के ले गई, तो वो हेबियस कॉर्पस की रिट डलवा देगा। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, यानी उस आदमी के बिहाफ पे कोई वकील नहीं आएगा, उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, वो खुद बताएगा मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगेगा तो वो पुलिस को कहेगा इसको रख लो, और उसे लगेगा गलत पकड़ा तो कहेगा छोड़ दो। यानी सशरीर प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के सामने जब आदमी खुद पेश होगा तो कौन सी रिट लगी हुई है? सबको नहीं लगानी पड़ती, पुलिस अपने आप पेशी करवाती है। जब पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर अपने आप ही मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश कर देती है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये लगवाई जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रति जमा अक्षक्ष होती है आंख, आंख के सामने को बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो किसी को जबरदस्ती पकड़ लिया गया और उसको कंफर्म है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं और उसे लगता है कि पुलिस मेरे ऊपर गलत कार्यवाही कर रही है, तो वो अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण लगवा के, और पुलिस के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी बात अगर पुलिस गड़बड़ में होगी, क्योंकि ये कोर्ट से ऑर्डर आया है। कौन से कोर्ट से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाएंगे अगर गड़बड़ करेंगे। इसीलिए हेबियस कॉर्पस एक अधिकार है आपका और मेरा, अगर हम गड़बड़ में फंस जाए इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा है परम आदेश। पुलिस के अलावा बहुत सारे अफसर हैं, जैसे आईएएस है, डीसी है, डीएसपी है, कोई कमिश्नर है, इन सब की एक जिम्मेदारी है। ये सरकार से पैसा लेते हैं ना, और सरकार का पैसा मतलब मेरा तुम्हारा पैसा, हमने दिया सरकार को टैक्स। अगर ये काम ना करें, कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े पदाधिकारी अपना काम ना करें, हम एक लेटर लगा सकते हैं, तुम में कोई भी आम आदमी, कि जी हमारे एरिया का एसपी क्राइम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, यहाँ दिन दहाड़े रोज क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अगर पुलिस के पास कोई प्रूफ है, देखिए जी 20 केस आए थे, 15 निपटा दिए, तो पुलिस ठीक है, लेकिन 20 में से एक भी नहीं निपटाया तो पुलिस के ऊपर कार्यवाही होगी। कोई बड़ा पदाधिकारी अगर अपना काम नहीं करता ढंग से, तो ऊपर से ऑर्डर आएगा काम करने का, ये काम करवाने के लिए है। वो कहेंगे हम परम आदेश दे रहे हैं आपको, मैंडमस मतलब आपको आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अपना काम कीजिए। सरकार तनख्वाह जो देती है ना, उसके बदले काम करना होता है, बैठना नहीं होता। तो कोई अधिकारी अगर काम ना करे तो उसके खिलाफ क्या लगवाया जा सकता है? मैंडमस। मैंडमस बड़े अधिकारियों पे लगता है। अब इसमें ये नहीं चपरासी काम नहीं कर रहा तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊं, चपरासी के ऊपर उसका अधिकारी बैठा है, उससे शिकायत करो। लेकिन अगर आपके जिले के सबसे बड़े लोग काम ना करें तो आप किससे शिकायत करेंगे? उस कंडीशन में आप क्या लगवा सकते हैं? परमादेश। ये आपका फंडामेंटल राइट है। प्रतिषेध से पहले अधिकार पृच्छा देखो। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हक तो मिला था कम, पर यूज करने लग गए ज्यादा। एक एग्जांपल है, कोई डीएसपी है मान लीजिए, डीएसपी एसपी से छोटा होता है ना, एसपी होता है आईपीएस अधिकारी और डीएसपी होता है उस स्टेट का सिविल सर्वेंट, ये रैंक में नीचे माना जाता है। अगर कोई डीएसपी जिसकी बहुत पावर है, लेकिन अपनी पावर से बढ़कर किसकी पावर यूज करे? एसपी, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, किसी ने कहा नहीं है, वहां एसपी बैठा है और डीएसपी अपनी दादागिरी झाड़ रहा है, गलत कर रहा है, उसकी पावर है ही नहीं, वो ये सब लिखित में होता है, आपको कितनी पावर दी गई है, मर्जी नहीं होती इसमें। तो उस कंडीशन में
उस एरिया के लोग इसके खिलाफ ये लगवा देंगे अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं, आपको किसने अधिकार दिया, कोई कागज पत्री है लिखी हुई, तो अपने अधिकार का मिसयूज करना, इस पे क्वेश्चन उठेगा। इसी को नाम दिया गया क्यूओ वारंटो। आपसे पूछा जाएगा और जब तक आप आंसर नहीं करेंगे ना, आप काम नहीं करेंगे। तो कुछ लोग हैं कामचोर, जो काम नहीं करते उनके लिए क्या लगवाना पड़ता है, और जो कुछ ज्यादा ही पावर का यूज करते हैं उन पे क्या लगवाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है किस अधिकार से काम कर रहे हो, आपको अधिकार नहीं था। ये ऑपोजिट बात हो गई दोनों, इसमें काम नहीं करना था, इसमें एक्स्ट्रा काम कर रहा है जो है भी नहीं पावर। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये भी एक जैसे हैं। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। जैसे मान लो मैं कह दूं क्लास में कोई एंट्री नहीं करेगा तो एंट्री इज प्रोहिबिटेड, वहां लिखवा दे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना किसी को कहीं पे जाने से या कोई काम करने से। ये किसी आदमी को नहीं रोकता, आदमी को रोकना है तो ये लगवा दो। लेकिन कई बार ना कोर्ट्स भी गड़बड़ कर देते हैं। आपके देश में दो तरह की संस्थाएं हैं, एक को आप कहते हैं न्यायिक हैं, जुडिशियरी से जुड़ी हैं, और एक होती हैं अर्ध न्यायिक, यानी जो आधा न्याय करती हैं। तुम लोगों को याद है पिछले से पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे जिसमें महिला आयोग था, अल्पसंख्यक आयोग था, याद है शब्द अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। अर्ध न्यायिक होते हैं जो आधा काम करते हैं जांच का और इन सबका, बाद में सजा फिर कोर्ट देता है। तो जो इस तरह के संस्थान, एक एग्जाम्पल है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी नदी पे लड़ाई हो गई, मान लो यमुना नदी पे लड़ पड़े, यूपी और हरियाणा के एक बीच का बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर, इस तरफ हरियाणा है, इस तरफ यूपी। अब कुछ गांव तो बिल्कुल ही बॉर्डर पे पड़ते हैं ना, अब उन गांव के खेत यहाँ लगते थे और इस पे डिस्प्यूट हो गया यूपी के किसानों का और हरियाणा के किसानों का। तो ऐसा डिस्प्यूट अगर नदी के पानी के बंटवारे से लेकर है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो पहुंचेंगे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चलो मैं ही बंटवारा कर देता हूँ, मैं ही बताऊंगा नदी का कौन सा हिस्सा है, इनका कौन सा, गलत है ये। नदी के डिस्प्यूट हमेशा बड़े कोर्ट में देखे जाते हैं क्योंकि किसी एक की बपौती नहीं होती वो। मान लीजिए कोई ऐसा केस था जिसमें कि 2 राज्य इन्वॉल्व थे, हरियाणा यूपी, और ऐसा केस चला गया सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सोनीपत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्यवाही करने लग गया, फाइल चल पड़ी, पेशी हो रही है। तो कोई भी आदमी जिसको ये पता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसके खिलाफ ये लगवा देगा, जिसे क्या कहेंगे, तुरंत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा। आप किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपके पास तो पावर ही नहीं है। नदी जल का बंटवारा, 2 राज्यों की लड़ाई आप देख ही नहीं सकते, ये तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला है। काम को रुकवा देना, ये काम आपका मेरा नहीं है, किसी अधिकारी का नहीं है, ये किसका काम है, जुडिशरी सर्विसेज से जुड़ा, न्याय से जुड़ा काम। अगर बीच में रुकवा दिया जाए क्योंकि वो उनका था ही नहीं, तो क्या कहलाता है ये, प्रतिषेध। सेम ऐसा है सर्शरी। सर्शरी क्या होता है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये केस सॉल्व हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया नदी का इतना पानी इसका, नदी का इतना पानी इसका, ये ठीक हुआ या गलत हुआ, गलत हुआ, और इसको मान भी लिया लोगों ने। कुछ साल बाद कुछ पढ़े लिखे लोगों को लगा ये तो गलत सिस्टम बना दिया। अब वो जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और कहेंगे जी 10 साल पहले हमारे गांव का ऐसे डिस्प्यूट हुआ था और फला कोर्ट ने हमारे ऊपर ये वाला अपना जो है निर्णय थोप दिया और हम इसको मानने को मजबूर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे कैसे किया, फाइल दोबारा खुलवाओ। जब रिजल्ट आने के बाद फाइल दोबारा खुले और वो कहे इसको मेरे पास ले आओ, तुमने ऐसे देखा कैसे काम, तो उसे क्या कहते हैं, सर्जरी। ये गलती से हो गया, जबरदस्ती नहीं किया उसने, गलती से हो गया। अगर इसको देखें तो काम के बीच में रुकवा दिया था, इसको देखें तो काम होने के बाद रुकवाया था। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये आदमियों पे लगता है, एक काम करता ही नहीं है तो क्या लगवाएंगे, परमादेश। एक ज्यादा ही पावर का मिसयूज करता है, अधिकार पृच्छा। किसी को पुलिस पकड़ के ले गई जिसको लगता है कि मेरा तो कोई गलती नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या ये समझ में आ गए, ये तरीके हैं, रेमेडीज हैं जो कौन यूज करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब पढ़ो इस टॉपिक को, पेज 64 पर देखो, इसमें सारी चीजें दी गई हैं, अब समझ में आ जाएंगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उपचार मतलब कोई काम करना, पढ़ो। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने और मूल अधिकारों की रक्षा, अंडरलाइन कर लो, मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, 226, और सुप्रीम कोर्ट का 32। हाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिख लो 32, हाई कोर्ट का 226 लिखा हुआ है, अंडरलाइन करना। 5 प्रकार की रिट, हाई कोर्ट में लिख लो 6 प्रकार की, उसमें इंटरिम रिलीफ और होता है, इंजंक्शन बोलते हैं उसको। हाई कोर्ट में 6 हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट में कम है, 5 हैं, 5 ही आती हैं वैसे। आगे पढ़ो, इसमें नीचे आ जाओ, ABCD देखो लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, यहाँ लिख लो ग्रेट रिट कहलाती है ये, महान रिट, ग्रेट रिट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी रिट है ये, ग्रेट रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 4 आएंगे, कहेंगे कौन सी ग्रेट है, तो पहले वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। मजिस्ट्रेट के सामने ये नहीं कहना जी वो तो आ नहीं सकता, जाना पड़ेगा, लिख लो यहाँ, ये पर्सनल लिबर्टी देती है, पर्सनल लिबर्टी, सशरीर प्रस्तुत करना। इसके बाद आ जाओ परमादेश, मेंडमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। ये बातचीत मत करो, बीच में क्या किताब नहीं है ना, बोलने लग गया होगा, यहाँ लिख लो वी कमांड। अब ये कमांड कौन देगा, बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। परमादेश का मतलब वी कमांड, तो कमांड दी जा रही है, कमांड माननी होती है, मर्जी नहीं होती। तीसरा देखो प्रोहिबिशन, यहाँ लिख लो टू फॉरबिड, किसी को रोकना, टू फॉरबिड। प्रतिषेध में लिख लो प्रोहिबिट के पास टू फॉरबिड। ये किस किस पे लागू होगा, प्रतिषेध किसी आदमी को भी रोक सकते हैं क्या, तुम्हें और मुझे रोक सकता है कोर्ट, नहीं। हमारे ऊपर लगेगी, अगर हम अधिकारी हैं तो कौन सी लगेगी, परमादेश। हम काम नहीं कर रहे तो परमादेश, और काम ज्यादा ही कर रहे हैं तो गलत यूज कर रहे हैं पावर का। ये इंस्टीट्यूशंस टाइप पे लगती है, ये वाली और ये वाली। यहाँ लिख लो, ये लिखो ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, न्यायिक और अर्ध न्यायिक, सिर्फ इन पे लगेगी ये, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर। किसी आदमी पे नहीं लग सकता ये प्रतिषेध, किसी इंसान पे लगेगा तो परमादेश लगेगा। इसके बाद आगे पहुंचो, अधिकार पृच्छा, क्यूओ वारंटो, ठीक है, ये वारंट शब्द से बना है, इसमें लिख लो बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। बाय व्हाट अथॉरिटी, तुमने किससे परमिशन ली ये काम एक्स्ट्रा करने की, बाय व्हाट अथॉरिटी। एक बार इनमें राउंड लगाओ, देखो कौन बोल रहा है, एक आधा गधा है ये बिना किताब के।
बाय व्हाट अथॉरिटी लिख लिया। इसके बाद आ जाओ उत्प्रेषण पर, यहाँ लिखो टू बी इन्फॉर्म्ड। उत्प्रेषण का मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। लास्ट वाले में लिख लो जहाँ सर्जरी लिखा है, जहाँ उत्प्रेषण लिखा है, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। इनके पास किताब नहीं, उनको निकाल दो क्योंकि वो मानेंगे नहीं, बार बार बात करेंगे। इसके पास नहीं दिखती, बाहर करो। चलो इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। हमने 32 तक पढ़ लिया, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, क्या था इस 21 का में? 21 तो जिंदगी थी, तो इसमें क्या था? शिक्षा। यहाँ लिख लो शिक्षा, आरटीई लिख लो। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। अधिनियम कब आया? फिर इन्होंने 2002 क्यों लिखा है? हाँ, ये ड्यूटी बनी थी पेरेंट्स की। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो 2002 में फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य बना था। 2002 में मौलिक कर्तव्य बना था, तब शिक्षा का अधिकार नहीं था। अधिकार कब आया? 2009 में अधिनियम आया, एक्ट आया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला पॉइंट टिक करना। अनुच्छेद 25 क्या था? 25, 26, 27, 28 धार्मिक। धर्म कहते हैं ना। 29, 30 किसके थे? अल्पसंख्यक के। किसने एक्सप्लेन किया तुम्हारे देश में अल्पसंख्यक को? अंडरलाइन करो। 25 के अंतर्गत हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध को भी शामिल कर लिया। हर जगह नहीं, सिर्फ 25 में। 25 में क्या लिखा था? सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, तो सबको है। अगला टिक करो। 29, 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण। क्या था 29 और 30 में? अपना धर्म, अपनी लिपि, अपनी किताबें, अपना कल्चर और अपने मदरसे। 30 में मदरसा मैंने स्पेशल याद कराया। अगले पेज पर आ जाओ। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है। नहीं, हम पे नहीं ले सकता टैक्स, हमसे कोई टैक्स नहीं ले सकता कि हमें मंदिर बनाना टैक्स दो। पहले मैंने जजिया बताया था ना कल, जबरदस्ती था, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। अब नहीं है ऐसा टैक्स। अब आपको सर्विस टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, लेकिन ऐसा कर नहीं देना। चलो पेज 65 पे आ जाओ। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, पहली लाइन टिक करना। भाग 3, 6 श्रेणी। अब तुम्हें सारे आते हैं, पहला टिक कर लो। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24। क्या था इसमें? क्या लिखा था? याद हो? बलात्, श्रम, बंधुआ मजदूरी 14 साल। कहाँ लिखा था 14 साल? 24 में। बंधुआ मजदूरी 23 में था। अगला टिक करो। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 4 शब्द क्या बोले? 25 में क्या था? जिसका जो मन करे धर्म। 26 में क्या था? मैनेजमेंट। 27 में टैक्स। 28 में एजुकेशनल जगह पे नहीं करोगे। इससे ज्यादा बहस नहीं करनी किसी को भी। जिसको ये कह रहा है तुरंत निकलते जाओ क्लास से, जिसके पास किताब नहीं है। इससे कोई बहस करता मुझे ना दिखे क्लास में। चलो अगला पॉइंट टिक कर लो। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसकी शिक्षा है? ये अल्पसंख्यक की। लिख लो यहाँ 29, 30 के बाद अल्पसंख्यक। ये तुम्हारी मेरी शिक्षा नहीं है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है ये? 32। कितने उपचार बताए? सुप्रीम कोर्ट के पास 5 और हाई कोर्ट के पास 6। सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायिक संस्थान पे लग सकते थे? कौन कौन से? प्रोहिबिशन और सर्जरी। कितने 2 बड़े पदाधिकारियों पे लगते थे? 2। कौन कौन से? परमादेश और क्यूओ वारंटो। पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके, मैंने कुछ किया ही नहीं था। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस, सरशरीर प्रस्तुत करना। चलो अब ये टॉपिक यहाँ यहीं पे छोड़ो अभी इसको, या ये भी कर लो। सूचना का अधिकार फिर कंप्लीट हो जाएगा। आरटीआई, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर इसमें से पढ़ लेंगे। आरटीआई आपके देश में एक बहुत ही बढ़िया राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके टाइम में आया था और ये आपको समझ नहीं थी। कहीं आप सोचेंगे हमने दिया। आरटीआई जैसा टॉपिक स्वीडन जैसे देश से निकला था। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये कई सारे देशों का जो यूरोप का ऊपर का गुच्छा है ना, इनको बोलते हैं स्कैंडेवियन कंट्रीज या स्कैंडेवियाई देश। इन लोगों ने बहुत पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन को, लोकपाल, लोकायुक्त, ओम्बड्समैन जैसे टॉपिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अब हमने देखा, देखिए, और जबकि मैं बात कर रही हूँ ना, ये 1800 कुछ था, हमने 200 साल बाद लगभग सोचा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, और हमने इनकी देखा देखी कुछ चीजें लागू की, जिनमें आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी आदमी अगर किसी भी सरकारी संस्थान से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो एक अर्जी लगा देगा। पहले कहा गया था फ्री करवा दो, लेकिन लोग एक्स्ट्रा बहुत गलत यूज करते हैं आपके भारत में, तो इसके लिए पेमेंट शुरू कर दी। कोई 10 रुपए लेता है, कोई राज्य को 25 रुपए, को 50 रुपए, ताकि उसका खर्चा जो सरकार से कागज मांगा, अब सरकार को 20 पन्ने फोटोकॉपी करने पड़ेंगे, तो उसका खर्चा सरकार क्यों उठाए? वो जो एप्लीकेशन लगा रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उससे ही ले लेते हैं कि भाई 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए खर्चा है, वो इससे ही ले लो। तो कोई भी आदमी सरकारी किसी भी चीज से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकता है। जानकारी मांगना उसका हक है, लेकिन इसमें जानकारी की एक लिमिट है। आप ये नहीं कह सकते मुझे बताया जाए भारत के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं या भारत की कौन सी मिसाइल कहां रखी है, ये आप नहीं पूछ सकते। वो उनकी विदेशी संबंध है ना, और जो सुरक्षा से जुड़ा काम है, इसमें आपका हक नहीं है कोई भी बातचीत करने का या पूछने का। लेकिन अगर आपकी गली नहीं बनी, आपकी गली में स्ट्रीट लाइट पिछले 4 महीने से बंद पड़ी है, लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन लिख के डाल सकते हैं कि जी हमने 20 बार एप्लीकेशन लगा दी, अधिकारियों को बुला लिया, सबको दिखा दिया, कोई काम नहीं करता, तो मुझे जानने का हक है कि मेरी इस दिक्कत का कब आप उपचार करेंगे। जानकारी मांगने का हक भारत में सबको दिया, लेकिन ये जानकारी कुछ चीजों की चलेगी, हर किसी की नहीं चलेगी। अब आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी जानना चाहें और आप कहें हमारे गांव में उस आदमी के पास टोटल कितनी जमीन है, कितने रुपए तिजोरी में रखता है, तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हें ये जानना है कि भाई मेरा नौकरी में नंबर क्यों नहीं आया,
मेरे मार्क्स इतने थे और लास्ट नंबर जिसका आया उसके मार्क्स कितने, तो तुम आरटीआई लगा सकते हो, तब बता देंगे कि लास्ट वाले के इतने थे और आपके इतने थे। लेकिन आरटीआई हर चीज़ पे नहीं लगती। आरटीआई के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, इसके लिए संबंधित दफ्तर बनाए गए हैं, वहाँ ऑफिसर्स बैठते हैं और सब लोगों की आरटीआई नहीं चलती है। ये सोचो कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगे, लिमिट है। आप अपने से जुड़ा मुद्दा, अपने आसपास के एरिया से जुड़ा मुद्दा या कोई इस तरह के मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। आरटीआई लगाने वाले आदमी, मान लीजिए मैं इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ तो मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, मैं जिससे इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ वो सेकंड पार्टी, और अगर मुझे किसी और के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी के बारे में तो वो थर्ड पार्टी है। अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन दोनों के बीच में है तो ये 2 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, 48 आवर्स में। अगर जान पे खतरा है तो, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, 30 दिन लग जाते हैं, 40 दिन लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है कैसी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी। अगर कोई इस तरह की पार्टीज इन्वॉल्व हैं और किसी की जान को खतरा है बहुत ज्यादा, कुछ गड़बड़ होने वाली, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये नियम बना दिया कि फिर 48 घंटे में इन्फॉर्मेशन निकाल के सरकारी दफ्तर को देनी पड़ेगी। लेकिन वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिससे ये दिक्कत होने वाली है हमारे घर पे, परिवार पे या आपके करियर पे, तो बात बनेगी, वरना नहीं। आरटीआई पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में आप देखें तो सबने लागू कर दिया। बहुत पहले गोवा ने, केरल ने पहले शुरू कर दिए थे, लेकिन पूरे देश में हुआ ये 15 जून 2005 को। फिर सरकारों ने देखा लोगों ने बहुत अर्जियां लगा दी, तो सरकार ने कहा हमारे इतने आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, हमारी फाइल अधूरी पड़ी है। तो केंद्र सरकार ने कहा 4 महीने रख लो अपना टाइम, 4 महीने में पिछले सारी कार्यवाही को पूरा कर लो, ताकि कोई भी तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो तुम्हारे पास कागज पत्री पूरे हों। ये कहने को तो 15 जून, 5 जून को राष्ट्रपति ने साइन किए थे और उसके बाद ये अखबार में निकला कि 15 जून से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन फिर सरकार ने टाइम मांगा और सरकार ने कहा हमें अपना सिस्टम थोड़ा अपग्रेड तो करने दो। अब तुरंत कोई कहेगा जी इस सन का ये निकालो, तुम कहां से निकालेंगे? तो इनको 3-4 महीने दिए गए और इसीलिए फिर आगे जाके किस डेट पे, 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। लागू तो पहले हो गया था लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005। ये ऐसे ही मान लो जैसे तुम लोगों का संविधान था, किस दिन लागू कर दिया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन सिर्फ कितने आर्टिकल? 16। याद है ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94 ये पढ़ाया था। इसी तरह से सेम बात मैं बता रही हूँ। इस पे साइन हुए थे 5 जून को, लोगों को पता चला 15 जून को, लेकिन फिर सरकार ने 3-4 महीने का ब्रेक लेके कब इसको सबके लिए लागू कर दिया? 12 अक्टूबर 2005 को। जल्दी से पढ़ेंगे अब। सूचना का अधिकार, क्या ये किसी आर्टिकल में है? आरटीआई आर्टिकल में बताया तो था, 19A में नहीं बताया आरटीआई है, ये लिख लो, यहाँ लिखो आर्टिकल 19A। क्या था 19 में? समानता या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, तरह तरह की स्वतंत्रता, हाँ लिख लो यहाँ स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आता है आरटीआई, आप आजाद हैं, आप मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन सरकार से। आर्टिकल 19A स्वतंत्रता। पहला पॉइंट पढ़ो। दिसंबर 2004 को संसद में सूचना का अधिकार विधेयक पेश किया गया और 2005 को लोकसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित कर दिया। सिर्फ पढ़ लो, अब टिक करो। 5 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी। 12 अक्टूबर 2005 से देश में आरटीआई का अधिकार लागू हो गया। पर अभी पेपर में जब ये आया तो उन्होंने अक्टूबर नहीं दिया था ना, उन्होंने जून पूछा। यहाँ लिख लो 15 जून 2005। 15 जून 5 को साइन हुए थे, फिर लागू हुआ था 10 दिन बाद, 15 जून 2005। लेकिन फिर सारे देश में लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005। राष्ट्रपति कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। लिख लो यहाँ, ये लिखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पीएम तुम समझते हो कौन रहा होगा? 4 से 2014 के बीच में कौन था? मनमोहन सिंह। लिख लो, नहीं पता तो पीएम मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ये पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन की तब कौन था जब कोई बड़ा स्टेप लिया गया। तो 12 अक्टूबर पेपर में आई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट, दोनों लिख ली तुमने। आगे पढ़ो। भारत सूचना के अधिकार को लागू करने वाला 55वां देश बना था, ये टिक कर लो, 55वां देश। आगे पढ़ना। इस कानून के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के प्रशासन के अलावा अब पंचायत से, स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम वगैरह, केंद्र और राज्य के पंचायत, स्थानीय निकाय और सरकार से धन पाने वाले गैर सरकारी संगठन भी आएंगे। जो सरकार का पैसा इस्तेमाल करेगा हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। क्यों? हम क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि सरकार का पैसा हमारा पैसा है। आगे पढ़ो। ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में, अंडरलाइन करना, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। कश्मीर क्यों छोड़ा? क्योंकि तब वो स्पेशल स्टेट था। कब उसको हमने खत्म किया स्पेशल का दर्जा? 31 अक्टूबर 2019। इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आया था पेपर में ना, इसी तरह का। ये टिक कर लो, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। आगे पढ़ो। इसके तहत केंद्र द्वारा, अंडरलाइन करो, केंद्रीय सूचना आयोग बनाया जो पूरे देश के ऊपर है। 26 अक्टूबर 2005 को गठन। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े विषयों, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े विषयों की सूचना आवेदन के कितने घंटे के अंदर? 48 घंटे। वैसी सूचना 30 दिन लेगी, 20 दिन लेगी, 40 दिन, लेकिन ये 48 घंटे। मूल अधिकारों का निलंबन। क्या ये मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं? किन लोगों को मौलिक अधिकार मिलते ही नहीं लेकिन इंडियन है वो? डिफेंस। वो नहीं कह सकते जी हमसे बलात् श्रम करा रहे हैं, 72 घंटे से खाने को कुछ नहीं दिया। वो 72 घंटे बिना खाना खाए, बिना पलक झपकाए एक जगह खड़े रहते हैं। अब ध्यान से देखो, 33, 34, 35, ये मैंने फर्स्ट डे बताए थे तुम्हें। ये कहता है जितने लोग फोर्सेज में हैं या डिफेंस में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री में हैं, इन सबको कोई हक नहीं है, यानी ये दावा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि जी मुझे 24 घंटे काम करना पड़ता है। ये लिखित में है पहले से कि इन पे क्या लागू नहीं होंगे? मौलिक अधिकार। तभी आप देखो ना, इनको छुट्टियां मिलती कितनी बार, ना इनका कोई खाने का टाइम, कई बार घंटों घंटों, सच में 72 घंटे लोग ड्यूटी करते हैं खड़े होकर एक जगह पे, उसमें खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी। ऐसा सच में जीवन है इनका, और ये कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि लिखा है कि आर्टिकल 33 कहता है आपके मौलिक अधिकार नहीं है, और ये बात पहले बता दी जाती है। 34 कहता है अगर देश में क्या लागू हो गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? सेना का कानून। तो उस टाइम पे आप और मैं मौलिक अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते। जैसे पड़ोसी था ना पाकिस्तान, इसमें क्या नाम था उस आदमी का? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ याद है? कौन था नवाज शरीफ?
पीएम था, फिर उसको किसने हटा दिया था रातों रात? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसको भागना पड़ा देश छोड़ के, वरना मरवा देता। पहले की घटना है 90s के एंड की। वहां एकदम से क्या आ गया रातों रात? सेना का कानून। आपके देश में सेना कानून आएगा तो कुछ चीजें बताई जाएंगी, वो इसमें लिखी हुई हैं। 35 कहता है संसद को हक है वो आपके मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकती है, और किया। संपत्ति का अधिकार कैसा बना दिया? लीगल बना दिया। किसको अधिकार है ये सब लिख रखा है। 33, 34, 35 आपके और मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में और मेरे बारे में, हमारे घर वालों के बारे में। सिपाही कोई प्लेनेट से अलग से तो आए नहीं, आपके मेरे घर वाले ही कहीं ना कहीं फोर्सेज में हैं, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो पढ़ें फटाफट से, कब ये छीने जाएंगे? मूल अधिकारों का निलंबन, पहला पॉइंट टिक कर लो। अनुच्छेद 33, संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा, संसद को डबल टिक करना, संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों यानी फोर्सेज वाले, फिर पढ़ लो, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ टाइप की चीजें आ गई, के सदस्यों और कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए, अंडरलाइन कर लो, इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं या मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। तो क्या सैनिकों के मौलिक अधिकार हमारे बराबर हैं? इनके मौलिक अधिकार ना के बराबर हैं। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 34 के अनुसार संसद ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ यानी सेना का कानून लागू हो, फिर पढ़ लो, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी प्रबंधन लगाने हेतु सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड अथवा किसी कार्य की विधि मान्य कर सकेगी। यानी अगर कभी मार्शल लॉ लगा तो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग काम होगा। 33 नहीं 34, 35 दिया ही नहीं है। 35 में क्या लिखा है? ये सारे नियम कानून कौन बना सकती है? संसद। लिख लो यहाँ, या छोड़ो आर्टिकल आगे मिलेगा, छोड़ दो, आर्टिकल्स में करवा दूंगी। 352 टिक कर लो। 352 में क्या लगती है देश में? इमरजेंसी, आपातकाल। क्या इमरजेंसी में सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं? सिर्फ एक अधिकार मिलेगा, जीवन का संरक्षण। कोई तुम्हें मारेगा नहीं, बाकी सब अधिकार छीन लेंगे। एक 20 भी कहते हैं खत्म नहीं होता, लेकिन अगर बिल्कुल ही पूछे 20, 21 में से कोई सा एक, तो क्या टिक करोगे? 21। 21 नहीं छीनते, 21 नहीं छीनते, 19 भी नहीं छीनते। 19 में क्या लिखा था? प्रेस। लेकिन ये कब नहीं छीनते? जब आपके देश में सशस्त्र सेना ने विद्रोह या सशस्त्र जनता ने विद्रोह कर दिया हो, जब इकट्ठे हो गए हो अस्त्र शस्त्र लेके, तो रिपोर्टिंग होती रहेगी, टीवी पे आता रहेगा। अगर आपके ऊपर चीन ने हमला किया ना, टीवी बंद कर देंगे, ना टीवी ना रेडियो, क्योंकि वो भी तो सुन लेंगे ना कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और आपका देश इतना मुंहफट है कि आपके देश में तो याद है जब ये आया था, कौन सा ये खरीदा था हमने? राफेल। राफेल कई देशों के पास है, नहीं आप ही के पास, आपसे कई गरीब भी उनके पास भी है, लेकिन राफेल को ऐसा कर दिया मीडिया ने कि राफेल मतलब लोगों को लगा कि पता नहीं इससे अलग दुनिया धरती पे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी चीजें गुमनाम तरीके से की जाती हैं। ये लाके जहां खड़े किया, पूरी दुनिया को पता है कि इनका एक राफेल यहाँ खड़ा है इस वाले स्टेशन पे, दूसरा वहां खड़ा है। हमारा मीडिया जो है ना बहुत घटिया है, बिकाऊ है। इनको ये अकल ही नहीं है, जो चीज छिपाने की है, अंदर की स्ट्रेटेजी है, ये उसको बाहर बता देते हैं। तो कौन सा आर्टिकल छीन लिया जाता है लड़ाई झगड़े में? 19। लेकिन 19 नहीं छीना जाएगा, प्रेस नहीं छीनी जाएगी, जब कौन सा विद्रोह किया गया हो? सशस्त्र। जल्दी से लास्ट पॉइंट टिक करना, 352 सेकंड लाइन टिक कर लो। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन कब नहीं निलंबित होती? हाँ लिख लो यहाँ, लिखो सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होंगी। सशस्त्र विद्रोह कितनी बार हो गया आज तक? सशस्त्र विद्रोह आज तक हुआ ही नहीं है। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।